हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू चौहान सिविल सर्विस क्लासेज एंड जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में। हमने आपको लास्ट क्लास में भारतीय संविधान में आपका उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आपको पढ़ा दिया था, नोट्स तैयार करवा दिए थे। और आज की सब भारतीय संविधान की क्लास में बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। और उसके आप नोट्स तैयार करते जाइएगा, आप लोग भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आज की भारतीय संविधान की क्लास में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद, जिसमें बात होगी प्रधानमंत्री के बारे में। और लास्ट क्लास में जैसे हमने आपको संविधान की लास्ट क्लास में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गया था, और भारतीय इतिहास की क्लास में मैंने आपके मरणोत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे कुषाण तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में इतिहास की क्लास में बात करेंगे गुप्त काल। लेकिन आज अभी संविधान की क्लास काफ़ी समय बाद हो रही है, तो इसलिए आज संविधान की क्लास होगी भारतीय संविधान में, और नेक्स्ट क्लास भी संविधान में होगी। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78 तक में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78 तक किया गया है, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74 and 78 in Indian Constitution have elaborated the Council of Minister under Article 74 to 78। तो आपका मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 74 से 78 तक में है वो भारतीय संविधान में उल्लिखित है। इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। पहले हम बात कर ले मंत्रिपरिषद क्या होती है, ठीक। मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है जिसमें मंत्रियों के, ठीक है, मंत्रिमंडल स्तर पर, ठीक है, मंत्रिमंडल स्तर पर कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अलावा अन्य अतिरिक्त मंत्री होते हैं। जो मंत्रियों का समूह होता है उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसमें आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त अन्य मंत्री शामिल होते हैं, ठीक। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त अन्य मंत्री शामिल होते हैं, अन्य मंत्रियों के समूह होता है, जिससे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक। और एक चीज इसमें हम आपको भी क्लियर कर देंगे, मंत्रिपरिषद क्या है और डिफरेंस क्या है, और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है। मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, तो मैं आपको ये अभी क्लियर कर दूंगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और डेप्टी उप मंत्री होते हैं, डेप्टी मिनिस्टर, ठीक। कैबिनेट लेवल मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर एंड डेप्टी मिनिस्टर। आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये आपके मंत्रिपरिषद में होते हैं। और जो आपका मंत्रिमंडल होता है वो कैबिनेट लेवल का, जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट लेवल, तो ये आपका मंत्रिमंडल कहलाता है। और मंत्रिपरिषद में आपका मंत्रिमंडल के, राज्य मंत्री के, उप मंत्री के, तीनों तरह के मंत्री शामिल होते हैं, वो मंत्रिपरिषद होता है। और आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुमत में, अगर उसमें आपकी वैल्यू में देखे जाएंगे तो मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो आपकी सरकार की जो नीतियां होती हैं वो मंत्रिमंडल बनाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। तो महत्वपूर्ण नीतियों के उससे शासन के उससे दृष्टि से देखा जाए तो आपके मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है, और आकार की दृष्टि से मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, ठीक। इसके बाद राज्य मंत्री जो होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार विभाग दिया जाता है। ये राज्य जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, स्वतंत्र विभाग दिया जाता है, ठीक। ये आपके कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनसे नीचे स्तर के मंत्री होते हैं, और इनको स्वतंत्र विभाग दिया जाता है, ठीक। और ये आपके, उसके बाद उप मंत्री जो होते हैं वो मंत्री जो इनके द्वारा, जो मंत्रिमंडल द्वारा जो प्रशासनिक कार्यों का कार्यभार संभालने वाले उप मंत्री होते हैं, ठीक। परिषद के प्रशासनिक कार्यों का कार्यभार संभालते हैं वो उप मंत्री होते हैं, और उप मंत्री को मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक। इसको यहाँ मैं क्लियर ये दे रहा हूँ, माइंड पे आ गया। उप मंत्री जो होते हैं वो परिषद के प्रशासनिक कार्यों का भार संभालते हैं, और इनको परिषद की बैठकों में और भाग देने में बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार उपमंत्री को नहीं होता है, ठीक। और नीतियों का निर्धारण कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं, ठीक है। नीतियों के निर्धारण करने के लिए, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी इसी लेवल में आते हैं, कैबिनेट स्तर के लेवल के
मिनिस्टर में आपका प्रधानमंत्री भी आते हैं और इनको अपना अपना इनको विभाग अलॉट किया जाता है, इनको अपना अपना विभाग दिया जाता है और ये अपने विभागों में नीतियों के सरकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक, इसके बाद राज्य मंत्री, ये आपके स्वतंत्र विभाग होता है, इनको दिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक, इसके बाद अब बात कर लें आर्टिकल 74। ठीक, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक, ये हो गया आपका विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और देन आफ्टर हेड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, दिस इज अ वर्क ऑफ द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए गिव एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, देन विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल अनुच्छेद 74 में बताया गया है। ठीक, और इसमें एक चीज और यहाँ पे है, इसको एग्जाम्पल करके हाईलाइट कीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसमें ये पॉइंट ऐड किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद, ठीक, राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, उस सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा वो सलाह जो दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, तो उस सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए राष्ट्रपति यहाँ बाध्य है। ठीक, दोबारा भेजी गई सलाह को, दी गई सलाह को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई दोबारा सलाह को मानने के लिए, विचार को मानने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य हैं, जो कि जिसका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, इसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में शासन का केंद्र मंत्रिमंडल ना होकर प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल ना होकर जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक, ना होकर, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होता है। डायरेक्ट जो शासन का, जो संसदीय शासन प्रणाली में जो शासन का जो केंद्र है, ठीक, ये मंत्रिपरिषद नहीं होगी, ना मंत्रिमंडल होगा, जो इसका केंद्र होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के ही उसके प्लान से और उसके ही अनुरूप सारा कार्य संचालन शासन का किया जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री केंद्र कौन होगा? संसदीय शासन प्रणाली में शासन का केंद्र प्रधानमंत्री होगा, ना कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होंगे। ठीक, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य क्यों नहीं होंगे, ये सुनिएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो अपने पद पे उनको नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो जो मंत्रिमंडल जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री ही तो देते हैं लिस्ट कि ये मंत्री इस विभाग में ये मंत्री रहेंगे, और उनकी नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। तो उसका सारा जिम्मा प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो मंत्रिमंडल अपने मंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर रहते हैं। जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के उससे नियुक्त किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री पर निर्भर रहते हैं। फिर से एक बार इसको मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है मंत्रियों का समूह जो मंत्रिपरिषद कहलाता है। ठीक, जिसके अंतर्गत आपके मंत्रिमंडल आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा गया है। ठीक, कैबिनेट लेवल मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर एंड डेप्टी मिनिस्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74 to 78। ओके, देन नाउ अब बात कर ले मंत्रिमंडल, डिफरेंस बिटवीन द मंत्रिपरिषद एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है? ठीक, मंत्रिमंडल जो होते हैं आपके, ठीक, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मैंने बता दिया आपका मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं, और ठीक, और आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल में आपके
ठीक, मंत्रिमंडल में आपके कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर आते हैं, जिनको अपना अपना विभाग, सरकार में जो अपना अपना विभाग इनको अलॉट होता है, इनको अपना अपना विभाग दिया जाता है और अपने अपने विभाग में ये विधियों का निर्माण करते हैं। विधियों की नीतियों का निर्माण करना कैबिनेट मंत्री का काम होता है। ठीक, और आकार में ये छोटी होती है, लेकिन सरकार की नीतियों का निर्माण करना कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक, इसमें एक 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1978 में 1978 में ये अमेंडमेंट किया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई राष्ट्रपति को सलाह, जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा, वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, किंतु दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई उसी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ठीक, इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली में शासन का केंद्र बिंदु मंत्रिमंडल ना होकर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि सारा जो नीतियों का कार्य, शासन का जो कार्यभार होता है, वो सारा सब कुछ किया जाता है प्रधानमंत्री के उस पर किया जाता है। ठीक, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, ठीक, वो सरकार के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं, ठीक, वो प्रधानमंत्री पर निर्भर होते हैं, प्रधानमंत्री पर ही निर्भर होते हैं। प्रधानमंत्री की ही सलाह से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इसलिए शासन का केंद्र बिंदु मंत्रिमंडल न होकर प्रधानमंत्री होता है। और इसमें यह कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ऐसी धुरी या केंद्र है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ऐसी धुरी या केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन का पहिया घूमता रहता है, जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन का पहिया घूमता रहता है। मतलब अब समझिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो संपूर्ण शासन का पहिया घूमता रहता है चारों ओर, शासन का सारा कार्यभार, सारा संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ना होकर शासन प्रधानमंत्री संभालते हैं। ठीक, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश, प्रधानमंत्री के ही एडवाइस से राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्त करते हैं, और जो सभी मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री पर ही निर्भर होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, और लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने की क्षमता रखता हो, और लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने की क्षमता रखता हो। ठीक, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक, ये हो गया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। अन्य मंत्रियों को जो नियुक्ति है, जो नाम है, वो प्रधानमंत्री ही सुझाव देंगे, सजेस्ट करेंगे। उन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नामों को, सुझाव को राष्ट्रपति मानेंगे, तो जो दिए गए नामों को ही, उन नामों को राष्ट्रपति मंत्री बनाएंगे। ठीक, तो जो इसलिए मैंने कहा था, जो मंत्री हैं वो आपके प्रधानमंत्री पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इसके बाद वास्तव में यहाँ पे इसको एग्जाम्पल्स करके हाईलाइट कीजिएगा। वास्तव में इन दोनों की, देखो जो मैंने बताया था, वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में जो नियुक्तियां होती हैं वो, उसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। उसमें राष्ट्रपति, इन दोनों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री किसे चुनेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 बताया गया है, अनुच्छेद 75 बताता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, जिसे लोकसभा में बहुमत दल का, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, और उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो। ठीक, उसे प्रधानमंत्री चुनेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो अगर उसमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, बहुमत दल का नेता ना हो, और उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे ये होगा कि
ये हो गया आपका, बहुमत प्राप्त ना हो या बहुमत दल का नेता ना हो तो यदि लोकसभा में, ऐसे मैं इसको ये बता रहा हूँ, यदि लोकसभा में ऐसा कोई भी नेता नहीं होता जिसको बहुमत दल का नेता ना हो, जिसको बहुमत प्राप्त ना हो और विश्वास प्राप्त ना हो, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार, राष्ट्रपति यहाँ पे अपने विवेक, राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसके पक्ष में सांसद या विधायक ज्यादा होंगे, जिसके पक्ष पर लोग ज्यादा होंगे, मंत्री ज्यादा होंगे, जिसके पक्ष में विधायक और सांसद ज्यादा होंगे, उस व्यक्ति को अपना लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने के लिए कहेगा और उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। जिसको बहुमत प्राप्त होगा, जिसके पक्ष में वोट ज्यादा मिलेंगे, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा लोकसभा में। ठीक, इसके बाद मंत्रिपरिषद, लोकसभा में मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद अब यहाँ पे उसकी पद और शपथ, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जो कि अनुसूची 3 में मैंने आपको अनुसूचियों में बता दिया था, जो कि अनुसूची 3 के अनुरूप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 में दिए गए उपरोक्त पद पे दी गई पदों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता, अपने पद की जो शपथ होती है वो गोपनीयता मतलब होती है जो कर्तव्य, जो कार्य किए जाएंगे, जो शासन का संचालन होगा उसकी गोपनीयता बना के रखनी होती है, और अपने पद का दुरुपयोग ना करे तो उसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 75 के 5 में, अनुच्छेद 75 के 5 में किसी भी, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति पहले क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या, कि वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक, या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे हम बात कर लें पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट, वे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक सॉरी, he must be member of either of राज्यसभा और लोकसभा। he must be member of either राज्यसभा और राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक, और जब राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तो उसको 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए होगा तो वो 25 वर्ष की आयु का होगा। ठीक, तो यहाँ पे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य होने पर 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होने पर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य है। ये योग्यता होगा। इसके बाद अनुच्छेद 75 में अनुच्छेद 75 के 5 में ये बताया गया है कि किसी भी, अगर इन दोनों में कोई भी व्यक्ति इन दोनों का सदस्य नहीं है तो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद आपके 75 के 5 में बताया गया है। 75 के 5 में क्या बताया गया है कि किसी भी गैर संसद सदस्य को किसी भी गैर संसद सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण लेनी होती। 6 महीने का समय दिया जाता है, उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक, किसी भी गैर संसद सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। जैसे आपके यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वो किसी भी सदस्य के मंत्री नहीं थे तो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक, लोकसभा की सदस्य उन्होंने सदस्यता ली थी। इसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। ठीक, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक, क्यों नहीं निश्चित है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्रिपरिषद, मैंने आपको पॉइंट बताया था, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद का कोई अपना निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, संविधान में मंत्रिपरिषद को कोई अपना कार्यकाल नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो डिपेंड होती है लोकसभा पे। ठीक, मंत्रिपरिषद डिपेंडेड ऑन द लोकसभा, मंत्रिपरिषद जो डिपेंड होती है वो लोकसभा पे डिपेंड होती है, और लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसी प्रकार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का मान लिया गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के अनुरूप कार्य करती है। ठीक, इसलिए लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष होता है लोकसभा का, तो लोकसभा के कार्यकाल को मंत्रिपरिषद के कार्यकाल से जोड़ा गया है, इसलिए कार्यकाल 5 वर्ष का वो माना गया है।
सॉरी, इसके बाद अब यहाँ पे इसको एग्जाम पढ़ करके हाईलाइट कीजिएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर या पद छोड़ने पर या पद त्याग करने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक, किंतु किसी मंत्री की मृत्यु होने पर या मंत्री पद त्याग देने पर सिर्फ उसका पद रिक्त होता है। क्योंकि मैंने क्या आपको यहाँ इसके पहले स्टार्टिंग में बताया था, जो मंत्री होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? प्रधानमंत्री पर निर्भर होते हैं। तो जब मुखिया चला गया तो पूरा जो है वो भंग हो गई। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु और पद त्याग देने पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, किंतु किसी मंत्री की मृत्यु होने पर या पद त्याग देने पर खाली उसका पद रिक्त होता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद वेतन और भत्ते। ठीक, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 91 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, सॉरी, 2003 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की संख्या का 15% बताया गया है। जो मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी, जो कि 91 अमेंडमेंट ऑफ द 91 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2013 के अंतर्गत किया गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषदों की जो संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी, और जो होंगे इसमें 12 से इनकी मंत्रिपरिषद की संख्या मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, और 15 लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके। इसके बाद भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से 78, आर्टिकल 76 टू 78। ठीक, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। एक चीज और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। और दूसरा एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। ठीक, मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अधिवेशन में संसद के अधिवेशन में बैठने का, भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता क्या होगी? कौन मंत्री भारत का महान्यायवादी बने? जो भारत का क्या कहते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हो उसे भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करेगा। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। ठीक, और भारत का महान्यायवादी का कार्य राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे गए और निर्देशित किए गए विधिक कार्यों को करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए या सौंपे गए और निर्देशित किए गए विधिक कार्यों को करना विधिक कार्यों को करता है? भारत का महान्यायवादी। और भारत सरकार को विधि सलाह देना ये भारत का महान्यायवादी का कार्य होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और इसको नोट डाउन कीजिएगा, भारत के महान्यायवादी को सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल होगा। भारत के महान्यायवादी को सहायता और कार्य में सहायता करने के लिए, ठीक, विधि कार्यों को करने के लिए सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होगा। ठीक, इसके बाद भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। भारत के महान्यायवादी को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। और मैंने बता दिया था अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया भारत का महान्यायवादी होगा। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 77 में बताया राष्ट्रपति सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कार्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित चलाने के लिए कार्यों का विभागों का आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 78 में बताया गया कि ऐसे विषय पर जिस पर
किसी मंत्री ने सलाह दी है, किसी मंत्री ने अपनी सलाह निर्णय दिया है, किंतु किसी मंत्री पर्टिकुलर किसी एक मंत्री ने अपने निर्णय दिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने अभी उस पर निर्णय नहीं दिया है। ठीक, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो मंत्रिपरिषद को वो सलाह के लिए, उस पर सुझाव के लिए बाध्य करता है। ठीक, जो कि अनुच्छेद 78 में बताया गया है। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट इसको एग्जाम पॉइंट करके हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, भारत की प्रथम विदेश महिला, भारत की प्रथम विदेशी महिला, जो विदेश में महिला थी, भारत की पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। ठीक, भारत की पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। और भारत की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी। भारत की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच और पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे शुरू से लेके 1947 से लेके अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में चर्चा होगी, और क्यों महत्वपूर्ण थे, कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।